अरविंद केजरीवाल के हेल्थ मॉडल की पोल पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है। पहले दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयों का मामला सामने आया, उसके बाद दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी लैब टेस्ट का मामला उजागर हुआ और अब पता चला कि केजरीवाल अस्पतालों का फंड तो बड़ा दिखाते हैं, लेकिन चुपके से उस फंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। मतलब कि वो अस्पतालों को फंड देते ही नहीं और दावा ये किया जाता है कि दिल्ली के अस्पतालों में वर्ल्ड क्लास हेल्थ सुविधाएं मिलती हैं। केजरीवाल सरकार के इस गोलमाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई और पिछले 5 साल का पूरा हिसाब मांग लिया कि फंड कितना था और वास्तविकता में कितना दिया गया। असल में इस गोरख धंधे का खुलासा तब हुआ जब रेप का एक आरोपी पुलिस की जीप से कूदकर भाग गया और बुरी तरह से घायल हो गया। उस घायल आरोपी को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज नहीं मिला और वो मर गया। इस मामले में भी चिकित्सकीय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में दिल्ली के 3 अस्पतालों को नोटिस भेजने की बात कही थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में गंभीर मरीजों को बुनियादी सुविधा देने की कमी पर अपनी चिंता जाहिर की है। इसी के साथ अदालत ने स्टेट अथॉरिटी से पूछा कि क्या अस्पतालों के लिए जो फंड्स बनाए गए हैं उसे दूसरे प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफर किया जा रहा है। अदालत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वो बताएं कि पिछले 5 साल में हेल्थ सेक्टर को बढ़ाने के लिए कितने पैसे खर्च किए गए। दरअसल अदालत ने साल 2017 में एक पीआईएल पर स्वतः संज्ञान लिया था और इस याचिका में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर सुविधा की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। पिछले महीने अदालत की बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर ये बताए कि शहर की जनसंख्या के साथ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति प्रदान करने और इसके साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए उनके पास क्या प्लान है। इससे संबंधित याचिका एक एमिकस क्यूरी अशोक अग्रवाल की तरफ से लगाई गई थी। इस याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि किस तरह पुलिस वैन से कूदे एक शख्स के गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे 4 मेडिकल अस्पतालों में 2 दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पताल और 2 केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पताल में इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली सरकार के एक वकील से पूछा कि ये कैसे संभव है कि 4 सरकारी अस्पतालों में बेड्स उपलब्ध न हो। अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि पहले ऐसा नहीं था। एक्सीडेंट से जुड़े केसेस को नज़दीकी अस्पतालों में निश्चित तौर से एडमिशन मिल जाता था। आपने एक पोर्टल बनाया है, लेकिन 4 अस्पतालों में सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। आप ये सुनिश्चित करें कि कम से कम सभी जिलों में एक्सीडेंट पीड़ितों को इलाज मिल सके। हादसा कहीं भी हो सकता है। अदालत ने कहा कि हेल्थ केयर के विस्तार के लिए जब बजट जारी होता है तो इसे दूसरे फंड्स के लिए डाइवर्ट कर देते हैं। साधारणतया बजट प्रेजेंटेशन वाइज नीचे नहीं आते, लेकिन कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार नहीं हो रहा और आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज समस्या ये है कि गंभीर मरीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपको बजट बढ़ाना होगा। रिश्वत लेकर सवाल पूछने वाली महुआ मोइत्रा की सदस्यता निलंबित की जा चुकी है और इसके बाद संपदा निदेशालय ने महुआ को सरकारी बंगला खाली करने को कहा था, लेकिन महुआ मोइत्रा इसके खिलाफ हाईकोर्ट जा पहुंची। लेकिन हाईकोर्ट ने महुआ की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें संपदा निदेशालय से बात करने को कहा था, लेकिन महुआ मोइत्रा चुपचाप उस बंगले में डटी रहीं। अब संपदा निदेशालय ने महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी कर पूछा कि उन्होंने बंगला खाली क्यों नहीं किया। संपदा निदेशालय ने महुआ से 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। अगर महुआ ने बंगला खाली नहीं किया तो संपदा निदेशालय बंगले को जबरन खाली करवा सकता है। ऐसा उसने पहले भी कई बार किया है, जब चुनाव हारने के बाद भी नेताओं ने बंगला खाली करने से इनकार किया। सबसे बड़ा मामला चौधरी अजीत सिंह का था, जो चुनाव हार जाने के बाद भी बंगला खाली नहीं करना चाहते थे। आखिरकार पुलिस को उनसे बंगला खाली करवाना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोइत्रा को पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उनसे 7 जनवरी तक बंगला खाली करने को कहा गया था, क्योंकि उनका आवंटन रद्द कर दिया गया था। डीओई ने उन्हें अब 3 दिन में कारण बताओ नोटिस जवाब देने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि महुआ मोइत्रा को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। उन्होंने अभी तक अपने सरकारी बंगले को खाली क्यों नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के नेता को उन्हें आवंटित सरकारी आवास में बने रहने के साथ डीओई से संपर्क करने को कहा था। लोकसभा से निष्कासन के बाद आवंटन रद्द होने के कारण 7 जनवरी तक सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश को महुआ मोइत्रा ने चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि नियमों के मुताबिक असाधारण परिस्थितियों में अधिकारी शुल्क का भुगतान व्यक्ति को 6 महीने तक रहने की अनुमति दे सकते हैं। कोर्ट ने मोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि उसने मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसमें कहा गया कि संपदा निदेशालय अपने विवेक से इस मामले में फैसला करेगा।
महुआ मोइत्रा को कथित तौर पर अडानी समूह से संबंधित सवाल पूछने के लिए दुबई के एक व्यक्ति को संसद की सदस्यता से संबंधित लॉगिन विवरण साझा करने के मामले में संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर 3 जनवरी को लोकसभा महासचिव को नोटिस भी जारी किया था। लोकसभा महासचिव की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करें। इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह से होगी। मणिपुर हिंसा के दौरान कांग्रेस और खास तौर से राहुल गांधी ने जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी तो कूदकर उस माहौल में मणिपुर तक पहुंच गए। उसके बाद मणिपुर में क्या हुआ उसे पूरे देश ने देखा, लेकिन वक्त के साथ मणिपुर के हालात अब सामान्य हैं। लेकिन कांग्रेस की नीयत पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि उसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही करने का फैसला किया है। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि यात्रा का उद्देश्य गैर राजनीतिक है। यही दावा भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 के वक्त भी किया गया था। तब भी राहुल गांधी ने जमकर सियासत की थी और ढेरों विवादित बयान दिए थे। अब मणिपुर की सरकार राज्य के माहौल को अशांत नहीं होने देना चाहती है, इसलिए उसने राहुल गांधी की इस यात्रा को अब तक हरी झंडी नहीं दी है। कांग्रेस मणिपुर के अंदर रैली करना चाहती, लेकिन सरकार को आशंका है कि राहुल गांधी फिर वही गैर जिम्मेदाराना बयान न दे दें और हालात फिर कहीं बिगड़ न जाएं। अब तक रैली की अनुमति नहीं मिलने से कांग्रेस में खलबली मची है। कांग्रेस ने कहा कि वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए मणिपुर सरकार से मैदान की अनुमति मिलने का इंतजार कर रही है, जिसके लिए पार्टी ने 1 सप्ताह पहले आवेदन किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गिरीश चोडनकर ने कहा कि पार्टी नेताओं ने राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी से मुलाकात की और उन्हें बताया गया कि मामला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि उन्हें अनुमति दिए जाने के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यात्रा को 14 जनवरी को हरी झंडी दिखाई जाएगी और राज्य में भाजपा नीति सरकार को इसके लिए आज रात ही मैदान की अनुमति देनी चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा कि यात्रा युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के न्याय के लिए है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है और कोई राजनीतिक उद्देश्य भी नहीं है। इस यात्रा का चुनाव की तैयारियों से कोई लेना देना नहीं है। चोडनकर ने कहा कि हमने मुख्य सचिव से मुलाकात की और मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर अनुमति नहीं भी मिली तो हम चाहेंगे कि इस बारे में सूचित किया जाए। चोडनकर ने दावा किया, हम वास्तव में सरकार को दुनिया को ये दिखाने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर सामान्य स्थिति में लौट रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर बहुत आशान्वित हैं कि इस यात्रा को लेकर कोई राजनीति नहीं होगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को महत्व को समझना चाहिए और पहले मणिपुर के बारे में सोचना चाहिए, भाजपा की राजनीति के बारे में नहीं। वेणुगोपाल ने कहा कि हम ये यात्रा मणिपुर से शुरू कर रहे हैं क्योंकि राज्य को न्याय की जरूरत है। मणिपुर के जो घाव हैं उन्हें भरा जाना चाहिए। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशम मेघचंद्रा ने कहा कि हमने इम्फाल पूर्वी जिले के कांगजीबुंग में 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए मैदान की अनुमति की खातिर मणिपुर सरकार को 2 जनवरी को ही आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उसे मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए रैली के लिए जल्द से जल्द मैदान की अनुमति प्राप्त करने की खातिर AICC की टीम ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और हमने उन्हें बताया कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से होगी। पीएम मोदी के खिलाफ भारतीयों के खिलाफ मालदीव सरकार के मंत्रियों द्वारा अपमानजनक टिप्पणियों के कारण चीन परस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। विपक्षी दल के एक पूर्व मंत्री ने भारत को मालदीव का सबसे बड़ा मददगार बताया। मालदीव में संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम डेमोक्रेट देश की विदेश नीति की स्थिरता को बनाए रखने और किसी भी पड़ोसी देश को अलग थलग होने से रोकने के लिए समर्पित हैं। क्या आप राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को सत्ता से हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं? क्या मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए तैयार है?
वहीं मालदीव के पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने भारत को और मालदीव के बीच लंबे समय से चले आ रहे दोस्ताना संबंध को कमजोर करने की कोशिशों की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां मालदीव सरकार की अदूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि भारत एक भरोसेमंद सहयोगी रहा है जो रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में मदद करता है। मारिया अहमद दीदी ने कहा कि ये मौजूदा सरकार की अदूरदर्शिता है। हम एक छोटा देश हैं जो सभी के दोस्त हैं, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम भारत के साथ सीमाएं साझा करते हैं। हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताएं समान हैं। भारत ने हमेशा मदद की है। वे रक्षा के क्षेत्र में भी क्षमता निर्माण, हमें उपकरण उपलब्ध कराने और हमें अधिक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में हमारी मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप के एक समुद्र तट पर बनाया अपना एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद मालदीव के मंत्रियों और कुछ अन्य ने उनके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। मालदीव सरकार ने पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने वाले 3 मंत्रियों को रविवार को सस्पेंड कर दिया और सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियों से खुद को अलग करते हुए कहा कि उनके ये व्यक्तिगत राय है और ये सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। विपक्षी नेताओं ने भारतीय नेता के खिलाफ अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई घटिया भाषा की निंदा की, जिसके बाद मालदीव की सत्ताधारी पार्टी मुस्लिमों में घिरी रही। मालदीव के पर्यटन उद्योग पर तो तत्काल असर पड़ने लगा। हजारों लोगों ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, हजारों बुकिंग कैंसिल हो गई और इससे मालदीव के खजाने को झटका लगने लगा। अगर अपमानजनक टिप्पणी मामले को मालदीव सरकार ने बेहतर और सम्मानजनक तरीके से हल नहीं किया तो मालदीव आर्थिक कंगाली के द्वार पर पहुंच सकता है। भेड़िया आया वाली कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन अब उसी कहानी को ईडी आया नाम से अरविंद केजरीवाल से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी सबको सुना रही है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में ईडी के समन के बाद भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। 3 समन मिलने के बाद भी केजरीवाल ने ईडी के समन का लिखित जवाब देते हुए इसे गैर कानूनी बता दिया। अब दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मरलेना ने कहा कि केजरीवाल को अगले 10 दिनों में जेल में डाल दिया जाएगा। आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये सोचते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी दे देंगे, मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं। हम भगत सिंह के वंशज हैं। आप हमें चाहे जेल में डाल दो या फांसी पर लटका दो, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे और दिल्ली के लोगों के बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए काम करते रहेंगे। आतिशी ने कहा कि हम हर जगह सुन रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डालने की साजिश हो रही है। हमारे एक जानकार का व्हाट्सएप मैसेज आया। वो कहते हैं कि खबर मिल रही है कि आने वाले 10 दिन में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, दिल्ली वालों की तरफ से एक संदेश देना चाहती हूं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दें, लेकिन फिर भी वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। आतिशी ने कहा कि आप लोगों ने भी अलग अलग पार्टियों में अलग अलग घोटाले देखे होंगे। ईडी सीबीआई के छापों में नेताओं के घर से पैसा निकलता है, गड्डियां, सोने के बिस्किट, जमीन के कागज। ये एक ऐसा घोटाला है जिसमें आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री के घर से 1 रुपया भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ये कहानी सुनाती आ रही है, जबकि हकीकत यह है कि घोटाले का सारा पैसा आम आदमी पार्टी को भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की तस्दीक की कि घोटाले का 338 करोड़ रुपए की रकम का मनी ट्रेल उनके पास है। संजय सिंह को इसलिए जमानत नहीं मिली क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उनके खिलाफ रिश्वत लेने के पक्के सबूत हैं। ईडी के तीसरे समन पर अरविंद केजरीवाल के हाजिर नहीं होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय अब सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भी भेज सकता है। और इस बीच आम आदमी पार्टी के कुछ अन्य नेता भी इस बात की आशंका जता चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल ही कह चुके हैं कि बीजेपी उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है और इसलिए बीजेपी जांच एजेंसीज के जरिए उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले खुद केजरीवाल ऐसी ही कहानी सुनाते रहे। ईडी फला दिन सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी। जब गिरफ्तारी हुई तो केजरीवाल को भनक तक नहीं लगी, और अगर केजरीवाल गिरफ्तार किए गए तो भी आतिशी मरलेना को भनक नहीं लगेगी। कहानी और भविष्यवाणी सिर्फ आम आदमी पार्टी की सियासी चाल है और कुछ नहीं। चारा घोटाला फेम लालू यादव जब रेल मंत्री बने तो घोटाला करने की उनकी आदत एक बार फिर परवान चढ़ी और वे लोगों से रिश्वत के बदले जमीन लेकर नौकरी बांटने लगे। ईडी ने इस पूरे मामले में 48 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की और बड़ी बात यह कि चारा घोटाला मामले में लालू यादव खुद तो नपे थे, लेकिन इस मामले में उनके साथ उनकी बीवी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव और बेटा तेजस्वी यादव भी फंस गया। नई चार्जशीट में इसके अलावा कुछ अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। चार्जशीट में अमित कात्याल का नाम भी शामिल है जो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घोटाला मामले में सीबीआई जांच कर रही है।
इससे जुड़े पैसे के लेन देन की गड़बड़ी की जांच की जा रही है ईडी द्वारा। ईडी ने मार्च 2023 में इस मामले में छापेमारी की थी। ईडी की जांच में सामने आया कि लैंड फॉर जॉब मामले में कई जमीनें औने पौने दाम पर खरीदी गई। इनमें से कुछ जमीनें पटना और एक मकान दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी खरीदा गया। करीब 150 करोड़ का ये बंगला महज 4 लाख रुपए में खरीदा गया। ईडी का यह भी कहना है कि लालू यादव के परिवार ने रेलवे ग्रुप डी की नौकरी और गरीब आवेदकों से सिर्फ 7.5 लाख रुपए में 4 पार्सल जमीन ली थी। इसे राबड़ी द्वारा 3.5 करोड़ रुपए में भारी लाभ के साथ आरजेडी के पूर्व विधायक सैयद अबू दुजाना को बेच दिया गया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए 1 के शासनकाल के बीच इस घोटाले को लालू यादव ने अंजाम दिया। साल 2008 में रेलवे में नौकरी के बदले अभ्यर्थियों से रिश्वत के रूप में जमीन ली गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि लालू यादव को पटना की 1,05,000 वर्ग फीट जमीन दी गई। इसमें जमीनों का सौदा नकद और बेहद कम कीमत पर किया गया। लालू यादव और उनके करीबी परिजनों को 7 उम्मीदवारों ने नौकरी के बदले में जमीनें दी थी, जिसमें से 5 जमीनों की बिक्री हुई थी, जबकि 2 गिफ्ट के तौर पर दे दी गई। ये जमीन पटना सहित अन्य जगहों पर ली गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी चार्जशीट दाखिल की। राउज एवेन्यू कोर्ट 16 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान लेने सुनवाई करेगा। ईडी ने इस मामले में अमित कात्याल को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था, जबकि लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी किया गया था, लेकिन वे अभी तक पूछताछ में शामिल नहीं हुए। आरोप है कि 2004 से 2009 तक कई लोगों को भारतीय रेल के विभिन्न जोन में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्त किया गया और इसके बदले में इन लोगों ने अपनी भूमि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की। ईडी का मामला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक शिकायत से उपजा है और इस मामले में सीबीआई पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल खुद को आरटीआई योद्धा बताते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने खुद कभी आरटीआई डालकर सूचना नहीं मंगवाई, बल्कि केजरीवाल दूसरे आरटीआई कार्यकर्ताओं की सक्सेस स्टोरी की दुकान लगाकर बैठ गए। मतलब कि माल महबूबा का और केजरीवाल उसमें जमकर होली खेलते रहे। अब उसी आरटीआई की वजह से केजरीवाल की पोल खुली। केजरीवाल के प्रसिद्ध घोटालों में बंगला रिनोवेशन घोटाला भी है, जिसमें अनुमान लगाया गया कि केजरीवाल ने सरकारी खजाने से 52 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस तो इसे सैकड़ों करोड़ का घोटाला बता रही है और उसका पूरा हिसाब भी दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में सिर्फ सिविल वर्क पर 29 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत ये जानकारी सामने आई कि भाजपा प्रवक्ता के राष्ट्रीय संबित पात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली सरकार ने खुद आरटीआई में बताया कि सिविल वर्क्स ने 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि सबूत है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकास की कीमत पर अपना व्यक्तिगत विकास चाहते हैं। दिल्ली सरकार से मिला आरटीआई का जवाब दिखाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में केवल सिविल वर्क्स पर 29 करोड़ 56,35,074 रुपए खर्च किए गए और ये सारा खर्च अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक आवास में छोटे मोटे कामों के लिए वर्ष 2015 से 22 के बीच किया। और एक्स पर सुमित जोशी नाम के शख्स ने इस पर आरटीआई की फोटो भी डाली है। आरटीआई में प्रश्न पूछा गया कि केजरीवाल के दिल्ली के आधिकारिक आवास पर साल 2015 से लेकर साल 2022 तक सिविल कामों यानी इलेक्ट्रिक, वायरिंग, प्लम्बिंग और लकड़ी के काम पर कितना पैसा खर्च किया गया और इसका ठेका किसे दिया गया। जवाब में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने बताया कि 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 तक केजरीवाल के आवास में प्लम्बिंग, टोटी, पाइप और पानी की आपूर्ति से जुड़े अन्य काम, बिजली के काम, लकड़ी के काम पर 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये काम करने वाले ठेकेदारों के विषय में जानकारी दी और इनमें से मुंजरीन अहमद ने 21,79,000, मोहम्मद अशरद 17,21,000 ठेके दिए गए और इसी के साथ मैसर्स बिल्डर्स को 29 करोड़ रुपए, मैसर्स एके बिल्डर्स को 8,70,000 रुपए का ठेका दिया गया। भाजपा ने केजरीवाल के आवास पर छोटे मोटे कामों को लेकर 29 करोड़ रुपए खर्च किए जाने को लेकर प्रश्न खड़े किए। दिल्ली भाजपा ने इसे केजरीवाल का नवाबी ठाठ बताया। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा इसे जनता की जगह अपना विकास बताया। शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल को दिल्ली का ठग बताया। अरविंद केजरीवाल के आवास पर रखरखाव पर 29 करोड़ रुपए खर्च किए जाने को लेकर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले अप्रैल 2023 में सामने आया था केजरीवाल ने अपने आवास के सौंदर्यीकरण में 45 करोड़ रुपए खर्चे और इस सौंदर्यीकरण में मार्बल वियतनाम से मंगवाया गया, जबकि 8 लाख के पर्दे मंगवाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।